नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट पेपर लाइव के अंदर। ओबीजी की जो क्लासेस हैं आपकी नॉर्थ सेट बैच के लिए डियर, और टेस्ट पेपर लाइव का पूरी की पूरी का जो फैमिली है हमारी, उसका मकसद एग्जैक्ट ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से डियर कहां तक ले जाया जाए, बिल्कुल टॉप तक ले जाया जाए। और आपको सितंबर में होने वाला जो एग्जाम है डियर, उसकी तैयारी अभी से की जाएगी, ताकि जब तक अपन सितंबर तक पहुंचे तब तक अपने सारे बेसिक क्लियर हो जाए, सारे टॉप लेवल के एमसीक्यू जो है अपन क्लियर कर चुके होंगे और अपना सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा डियर। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए पहला टॉपिक जो है आपके ओबीसी की डेमो के क्लासेस के अंदर, वो है आपका डियर पॉलीहाइड्रो एमिनोज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे डियर? पॉलीहाइड्रो एमिनोज के बारे में। और यहाँ पॉलीहाइड्रो एमिनोज जो है उसका डियर मतलब होता है, पॉली का मतलब बढ़ जाना, हाइड्रो एमिनोज का मतलब क्या है सर? आपका एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाना। तो सबसे पहले अपन जब पॉलीहाइड्रोएमिनोज, आपको टॉपिक दिख रहा होगा, और पॉलीहाइड्रोएमिनोज पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको जनरल करना चाहूंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो सबसे पहले पूछेगा सर आपसे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है आपका, एमनियोटिक फ्लूइड जो है आपका, उसका अमाउंट कितना होता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट के बारे में पूछेगा सर आपके कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है। तो सर आप बताना कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो होता है सर आपका, वो अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर पूछे सर 12 वीक पे, 12 वीक पे कितना होता है आपका, 12 वीक पे बताना सर इट इज अबाउट 50 ml। और सर ये ही अमाउंट जो है वो क्या होता है? मिनिमम होता है सर। अगर पूछे मिनिमम एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कब होता है, तो सर बताना 12 वीक पे होता है। दूसरा पूछेगा सर आपसे कि लगभग 20 वीक की प्रेगनेंसी पे, लगभग 20 वीक की प्रेगनेंसी पे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? तो सर 20 वीक की प्रेगनेंसी पे लगभग 400 ml हो जाएगा सर आपका, 400 ml हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा सर मैक्सिमम कब होता है आपके एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट? तो सर मैक्सिमम बताना 32 से 34 वीक। और एक वर्ड में पूछे तो 32 वीक बताना सर। 32 वीक पे क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा डियर आपके एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट। सर कितना रहेगा? 1 लीटर रहेगा सर आपका, 1 लीटर रहेगा। टर्म पे पूछे सर, टर्म पे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कब रहेगा, कितना रहेगा? तो सर बताना 600 से 800 ml, 600 से 800 ml रहेगा आपका। और एक वर्ड में पूछे तो सर 800 ml बताना। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है आपके, ये एज इट इज पूछे जाते हैं आपसे। और सर अगर आपसे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पूछे कि पोस्ट टर्म कितना रहता है, पोस्ट टर्म पूछे आपका, या फिर 42 वीक पे पूछे सर आपका, 42 वीक पे पूछे सर आपके एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट, तो डियर बताना इट इज अबाउट 200 ml की सर 200 ml रहेगा। कितने ml रहेगा? 200 ml रहेगा। तो ये नॉर्मल फेनोमिना है आपका। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल आपसे एज इट इज पूछे जाएंगे, इनके लेवलों को आप याद कर लेना। उसके बाद सर आपसे पूछेगा कि ये बताइए हमें कि पॉलीहाइड्रोएमिनोज क्या होता है। तो सबसे पहले डियर याद रखना डेफिनेशन के बारे में कि पॉलीहाइड्रोएमिनोज की डेफिनेशन क्या होगी। तो जब आप पॉलीहाइड्रोएमिनोज के डेफिनेशन की बात करोगे तो सर इसके अंदर बताओगे इंक्रीज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, फ्लूइड मोर देन 2 लीटर और 2 लीटर एट टर्म। कि सर टर्म प्रेगनेंसी पे जाके, फीमेल जब टर्म प्रेगनेंसी पे जाती है, जैसे ही फीमेल 37 वीक को क्रॉस करती है, उसके दौरान जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 600 से 800 ml रहना चाहिए डियर, वो 2 लीटर से ज्यादा हो जाता है। इसे बोला जाता है पॉलीहाइड्रोएमिनोज। और सर इसे ही बोल सकते हो हाइड्रोएमिनोज। क्या बोल सकते हो सर आप? हाइड्रोएमिनोज भी बोल सकते हो। तो दोनों कंडीशन जो है आपकी बिल्कुल सेम है आपकी, दोनों के अंदर बोल सकते हो वन इज द पॉलीहाइड्रोएमिनोज, और सर इसी को पूछ सकता है हाइड्रोएमिनोज से। तो ये रही आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन किसके बारे में? पॉलीहाइड्रोएमिनोज के बारे में। चलिए उसके बाद आपसे सर ये पूछेगा कि पॉलीहाइड्रोएमिनोज जो किसी फीमेल के अंदर डेवलप हुआ है, उस पॉलीहाइड्रोएमिनोज के अंदर आप कैसे पता लगाओगे कि पॉलीहाइड्रोएमिनो डेवलप हुआ है? उसको पता लगाने के लिए मैं आपको पहले जनरल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, जनरल फ्लो चार्ट बताऊंगा मैं आपको कि जनरल एमनियोटिक फ्लूइड कैसे फ्लो होता है। तो सर यहां ये आपको दिख रहा होगा एमनियोटिक फ्लूइड, ये रहा आपका एमनियोटिक फ्लूइड का बिल्कुल ये फ्लो है, नॉर्मल फ्लो को दिखा रहा है एमनियोटिक फ्लूइड को। कैसे दिखा रहा है सर? एट टर्म प्रेगनेंसी पे, एट टर्म प्रेगनेंसी पे ये जो आपका लंग्स जो है, ये लंग्स जो है वो सीक्रेशन निकालते हैं सर,
सीक्रेशन निकालते हैं। कितने सीक्रेशन निकालते हैं? ये एक दिन में आपके लगभग 400 ml सीक्रेशन निकालते हैं। ये 400 ml सीक्रेशन कहां निकलते हैं? लंग से निकलते हैं। और कहां आते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड में आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 400 ml सीक्रेशन एमनियोटिक फ्लूइड को बनाएंगे। अरे बनाएंगे तो मैं क्या लिख रहा हूं? प्लस लिख रहा हूं सर इसको। दूसरा सर, बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेगा? स्वेलो करेगा, उसे निगल जाएगा सर, स्वेलो करेगा उसे। और स्वेलो करेगा तो कितना स्वेलो करता है सर? आपका लगभग 350 ml से या 400 ml स्वेलो करता है। एक दिन में लगभग इतने ml क्या करता है? स्वेलो करता है। सर एमनियोटिक फ्लूइड को बना कौन रहा है? आपका ये फीटल के लंग सीक्रेशन बना रहे हैं। लेकिन जब बच्चा उसे स्वेलो करेगा तो स्वेलो करते टाइम क्या बोलोगे कि एमनियोटिक फ्लूइड कहां चला गया? बच्चे के अंदर चला गया। और स्वेलो किया तो कितना हो जाएगा? 350 से 400 ml। मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को कम कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा इसके अंदर? नेगेटिव लिखा। उसके बाद तीसरी बात याद रखना सर, यहां से क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। और एक दिन के अंदर कितना एब्जॉर्ब किया जाता है? तो लगभग 400 ml क्या किया जाता है? आपका एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब ये भी एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को घटा देगा। एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को घटा देगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है? माइनस लिखा है वहां पे। और चौथी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, वो बात क्या है सर? फीटल यूरिन जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ा देता है। और वो कितना होता है सर? आपका 1 लीटर एमनियोटिक 1 लीटर फीटल यूरिन निकलता है पर डे। पर डे 1 लीटर निकलता है आपका, जो फीटल आपके या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो सर आपको दो फैक्टर याद रखने हैं। यहाँ दो टाइप के फैक्टर होते हैं सर। एक वो फैक्टर होते हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ाते हैं, एक वो फैक्टर होते हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते। सर कौन कौन बढ़ा रहा है? सर लंग्स के फ्लूइड जो है आपके वो बढ़ा रहा है। और कौन बढ़ा रहा है सर? फीटल यूरिन बढ़ा रहा है। तो जब आप पॉलीहाइड्रोएमिनोज पढ़ोगे तो उसका मतलब क्या है? इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाना। इसका मतलब ये है डियर कि कहीं ना कहीं या तो यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो, या तो बच्चा जो है आपका वो यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा हो। अरे यूरिन ज्यादा बनेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड भी ज्यादा बनेगा। या फिर सर आपका दूसरी बात यह है कि बच्चा जो है वो उसको प्रॉपर स्वेलो नहीं कर पा रहा हो। अगर बच्चा प्रॉपर स्वेलो नहीं कर पाएगा तो भी एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा डियर? बढ़ जाएगा। और मैं जब आपको कॉज पढ़ाऊंगा, जब मैं पॉलीहाइड्रोएमिनोज के कारण पढ़ाऊंगा, तो मैं दो ही बातों पे फोकस करूंगा सर। या तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो एमनियोटिक फ्लूइड का, या सर दूसरी बात कि एमनियोटिक फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आ रही हो, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो। ये दोनों ही बातें याद रखनी है। ये पूरा जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए यहाँ पे, ये एमनियोटिक फ्लूइड के किसको दिखा रहा है? आपके एब्जॉर्प्शन और मेंटेनेंस को दिखा रहा है सर, आपके प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है। तो ये दोनों बातें, ये सारी बातें याद रखना आप। चलिए अब अपन बात करेंगे सर कि ये जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड बड़ा है, जिसे पॉलीहाइड्रोएमिनोज बोल रहे हो, ये पॉलीहाइड्रोएमिनोज, गुड इवनिंग डियर, पॉलीहाइड्रोएमिनोज जिसे आप बोल रहे हो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? सर इसकी एक डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 2 लीटर इज नोन एज द पॉलीहाइड्रोएमिनोज। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि सर इसको एमनियोटिक फ्लूइड को दो तरीके से मेजर किया जाता है। मेजर दो तरीके से किया जाता है। एक मेजरमेंट होता है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट और एक मेजरमेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये दोनों मेजरमेंट डेफिनेशन में काम आते हैं सर। सर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का नॉर्मल मान जो होता है वो होता है 2 से 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नॉर्मल मान होता है किसका? आपके सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का। मतलब जो मदर जिसमें नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा उसमें सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मान कितने सेंटीमीटर रहेगा? 2 से 8। और जो मदर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा उसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का मान कितना रहेगा डियर? आपका 5 से लेके 25 सेंटीमीटर, सॉरी 5 से लेके आप क्या बोल सकते हो कि इसका मान जो है आपका 5 से 25 सेंटीमीटर रहेगा, इसका 2 से 8 रहेगा सर। अब आपको दोनों बातें समझनी है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द सिंगल डीपेस्ट पॉकेट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। बिल्कुल डिटेल के अंदर बात करेंगे, हर एक चीज को क्लैरिफाई करेंगे। एक भी चीज रटनी नहीं है, सबका रेशनल मिलेगा आपको, सबकी इमेज मिलेंगी। देखिए क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स सर? आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का मतलब है कि आप क्या करो सर, किसी मदर के अंदर
यूएसजी करो, यूएसजी करो, अल्ट्रासोनोग्राफी करो। कैसे करो सर अल्ट्रासोनोग्राफी? ये मदर का मान लो एब्डोमेन है सर, इस मदर के एब्डोमेन को 4 पार्ट में बांट दो। कितने पार्ट्स में बांट दो? 4 पार्ट्स में बांट दो। 4 पार्ट्स में कैसे बांटोगे? ये 4 पार्ट्स ऐसा नहीं है कि आपको कोई लाइन खींचनी है सर, 4 पार्ट में कैसे बांटोगे? इमेजिनरी लाइन के द्वारा, इमेजिनरी लाइन के द्वारा 4 पार्ट में बांट दो और चारों जगह फिर प्रोब रखो यूएसजी का। और जब चारों जगह यूएसजी का प्रोब रखोगे, ऐसे चेक करके देखोगे, जहां चारों जगह में से सबसे ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का पॉकेट मिले, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या मिले? पॉकेट मिले। जहां सबसे ज्यादा गहरा एमनियोटिक फ्लूइड मिले, चारों जगह उन अमाउंट को लो और उन्हें जोड़ दो, उनका क्या कर दो? सम कर दो। क्या लिखोगे? सम ऑफ डीपेस्ट पॉकेट, सम ऑफ डीपेस्ट पॉकेट, सम ऑफ डीपेस्ट पॉकेट ऑफ एवरी क्वाड्रेंट। कि सर हर एक क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर से डीपेस्ट पॉकेट लो और उसे जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो मान आएगा आपका वो क्या कहलाएगा? इट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। दूसरी क्या होती है सर? सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट बहुत सिंपल है सर आपका। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मतलब है कि क्या करना है आपको? यूएसजी जो है उसके प्रोब को रखना है, और यूएसजी के प्रोब को रख के जो भी सबसे गहरा एमनियोटिक फ्लूइड का पॉकेट आ रहा हो आपका, उसे बोलते हैं सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, जिसका नॉर्मल मान होता है 2 से 8 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 से 8 सेंटीमीटर। तो यहां 1 इज द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड सेकंड वन इज योर, आप बोल सकते हो, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट रहेगा। उसके बाद डियर अगर मैं आपसे बात करूंगा कि सर पॉलीहाइड्रोएमिनोज में, ये तो नॉर्मल बात हो गई, ये मान जो है दोनों की दोनों वो कैसे हैं? नॉर्मल है। अब आपको बताना है कि पॉलीहाइड्रोएमिनोज के अंदर क्या हो जाता है सर। तो पॉलीहाइड्रोएमिनोज की दूसरी डेफिनेशन लिखनी है आपको कि व्हेन द, एक तो थी कि 2000 ml से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो जाए, और यहां दूसरी डेफिनेशन लिखनी है सर आपको, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मोर देन, कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए, मोर देन 25 सेंटीमीटर, एंड SDP सिंगल डीपेस्ट पॉकेट इज मोर देन द 8 सेंटीमीटर, दिस कंडीशन इज नोन एज द पॉलीहाइड्रोएमिनोज। तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे सर आप? पॉलीहाइड्रोएमिनोज बोलोगे। कि मतलब मदर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये आपका मेजरमेंट क्राइटेरिया है। और वो आपका जो क्राइटेरिया था डियर, वो कौन सा क्राइटेरिया था आपका? जहां मैंने आपको अमाउंट के हिसाब से बताया था। तो ये दोनों क्राइटेरिया को याद रखना, और अब बताना कि मदर किससे सफर करेगी? आपका मदर सफर करेगी आपके पॉलीहाइड्रोएमिनोज नामक बीमारी से। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे सर कि ये पॉलीहाइड्रोएमिनोज जो है आपका वो होता क्यों है सर। जब भी अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रोएमिनोज, कि सर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो सर बताना मोस्ट कॉमन कॉज तो इडियोपैथिक है। कैसा है? इडियोपैथिक है, किसी को भी नहीं पता, कॉज अननोन है आपका। लगभग 66% कॉज जो है, लगभग 66% कॉज क्या होते हैं? इडियोपैथिक होते हैं। उसके बाद दूसरा जो अगर आपसे पूछ ले कि सर दूसरे कॉज क्या है? फीटल कॉजेज। कुछ ऐसे कारण हैं जहां बच्चे के अंदर दिक्कत होती है। किसके अंदर दिक्कत होगी? आपका बच्चे के अंदर दिक्कत होगी। दीज आर कम इनटू द फीटल कॉजेज। मैक्सिमम कॉज पूछ ले आपसे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पॉलीहाइड्रोएमिनो, तो क्या बताओगे? इडियोपैथिक है सर, कॉज अननोन है 66% केसों के अंदर, 66% केसों के बाद। दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज पूछ ले सर, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो सर बताना सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज द, आपका कौन सा है? फीटल कॉज है। और फीटल कॉज के अंदर मैं बात करूंगा कौन सी एबनॉर्मलिटीज की? GI एबनॉर्मलिटीज की। GI एबनॉर्मलिटीज का मतलब क्या है डियर आपका? इसका मतलब है कि ऐसी एबनॉर्मलिटी जहां बच्चे को स्वेलो करने में दिक्कत हो, स्वेलोइंग करने में दिक्कत हो, जब बच्चा फ्लूइड को निगलेगा नहीं। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जब बच्चा फ्लूइड को आपके को निगलेगा नहीं, स्वेलो नहीं करेगा, और स्वेलो नहीं करेगा डियर, यहां इसके अंदर देखो, जब बच्चा स्वेलो नहीं करेगा तो अमाउंट बढ़ता जाएगा, और क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोएमिनोज। सर स्वेलो कर रहा है मतलब अमाउंट घटता है, और स्वेलो नहीं करेगा तो अमाउंट बढ़ता जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द पॉलीहाइड्रोएमिनोज। तो सर स्वेलोइंग डिफिकल्टी जो है, निगलने में दिक्कत कब कब होती है सर?
सर निगलने में दिक्कत कब कब होती है आपकी, तो निगलने के अंदर दिक्कत के अंदर अगर बच्चा सफर कर रहा है किससे, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट से। सर याद रखना इसकी 3 ग्रेड होती है। सर कितनी ग्रेड होंगी, 3 ग्रेड होती है आपकी। सर एक होता है माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमिनोज, मैं बता रहा हूं आपको, एक होता है सर आपका माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमिनोज, जिसमें आपका मान जो है आप बोल सकते हो कि मेजरमेंट ऑफ द सिंगल डीपेस्ट पॉकेट इज 8 to 16 की सर 8 से किसके बाद हो, सॉरी 8 से 11, 8 से 11 क्या माना जाता है, माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमिनोज माना जाता है। और 12 से 15 पे माना जाता है मॉडरेट, क्या माना जाता है सर आपका, मॉडरेट माना जाता है। कितने पे, 12 से लेके 15। अगर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मान 12 से 15 है और सीवियर के अंदर माना जाता है सर आपका कितने से ज्यादा, मोर देन 16 से ज्यादा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां आपका एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होता है डियर, और वो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उस क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर पॉलीहाइड्रोएमिनोज। यहां क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका, सीवियर पॉलीहाइड्रोएमिनोज होता है आपका, उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है डियर वो क्या रहेगा, वो रहता है जीआई एबनॉर्मलिटी। क्या रहेगा, जीआई एबनॉर्मलिटीज रहेगा। और अगर ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज पूछे सर आपसे कि व्हाट इज द ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज, तो सर किसके पास जाओगे, इडियोपैथिक होता है सर, कॉज क्या होता है, अननोन। तो यहां ये जो बीमारी दिख रही है आपको, ये बीमारी है सर क्लेफ्ट पैलेट, और ये है आपकी क्लेफ्ट लिप। कटा होठ और कटा तालु जो है ये बीमारी का नाम है सर आपका। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो कितने परसेंट होता है, तो सर इसमें लिखना इट इज अबाउट 20%, लगभग 20% कॉज जो होता है वो कौन सा होता है, फीटल। 66% कॉज कौन सा होता है सर आपका, वो होता है इडियोपैथिक। अब यहां याद रखना है कि सर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है आपका वो कैसे कॉज करता है, पॉलीहाइड्रोएमिनोज। तो समझना सर, किसी बच्चे में मान लो क्लेफ्ट लिप है सर आपका, सर क्लेफ्ट लिप और पैलेट में क्या दिक्कत आती है, सर क्लेफ्ट लिप और पैलेट के अंदर स्वेलो करने में दिक्कत आती है सर, चीज को निगलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सर इसमें प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता, सकिंग रिफ्लेक्स जनरेट नहीं होता, प्रेशर जनरेट नहीं होता इसके अंदर। जब आप बच्चा निगलने जाएगा, सक करेगा उसको, तो सक नहीं कर पाएगा, निगल नहीं पाएगा, और दूसरा निगल भी लेगा तो वापस बाहर आ जाएगा, क्योंकि तालु क्या होता है, ऊपर से कटा हुआ होता है। ऐसे बच्चों के अंदर तुमने पढ़ा होगा कि मोस्ट कॉमनली ओटाइटिस मीडिया वगैरह के इन्फेक्शन देखे जाते हैं, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसके अंदर देखे जाते हैं, कटे होठ और कटे तालु के अंदर, है ना, चीलियोप्लास्टी सर्जरी वगैरह पर इसके अंदर करते हैं। तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के अंदर स्वेलो नहीं कर पाएगा, और स्वेलो नहीं कर पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और मदर किससे सफर करेगी आपका, पॉलीहाइड्रोएमिनोज से। सर यूरिन तो उतना ही बनेगा, बाकी सारी कहानी उतनी चलेगी, लेकिन सर स्वेलिंग में दिक्कत आएगी, स्वेलो करने में दिक्कत आएगी, डिग्लूटेशन में दिक्कत आएगी। दिस कंडीशन क्या कॉज करेगी सर आपका, पॉलीहाइड्रोएमिनोज कॉज करेगी। तो बीमारी कौन सी थी सर आपकी, पॉलीहाइड्रोएमिनोज। नेक्स्ट कंडीशन जो है सर आपकी कि पर्सन, अगर बच्चा जो है आपका सफर कर रहा है गैस्ट्रोइसोफेजियल अट्रेशिया से, सर किससे सफर कर रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल अट्रेशिया से। सर इसके अंदर भी स्वेलोइंग एबनॉर्मलिटी देखी जाती है, इसके अंदर भी स्वेलो करने में क्या आती है, दिक्कत आती है आपकी। क्या दिक्कत आती है सर, देखिए यहां ये इसोफेगस है आपकी। अट्रेशिया का मतलब होता है सर कोई पाइप जो है आपका वो सीधा जा रहा है और बीच में से क्लोज हो जाए, बीच में से उनमें कनेक्शन गायब हो जाए। दिस टर्म इज नोन एज द अट्रेशिया। क्या कहलाएगा सर आपका, अट्रेशिया कहलाएगा। तो यहां गैस्ट्रो इसोफेजियल अट्रेशिया है सर, इसोफेगस बीच में से जुड़ी नहीं रहेगी। अरे जब बच्चा स्वेलो करेगा, मान लो ये बच्चा स्वेलो करेगा तो इसोफेगस तो नीचे जुड़ी नहीं रही, तो फ्लूइड तो एब्डोमेन में जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो इसोफेगस तक ही रहेगा, और जब इसोफेगस तक ही रहेगा तो बच्चा प्रॉपर निगल नहीं पाएगा, वापिस बाहर निकाल देगा। दिस कंडीशन आल्सो कॉज स्वेलोइंग एबनॉर्मलिटी, और मदर किससे सफर करेगी इसकी वजह से, पॉलीहाइड्रोएमिनोज से। तो सर गैस्ट्रोइसोफेजियल अट्रेशिया जो है आल्सो कॉज, क्या कॉज करेगा सर, अगर बच्चे के अंदर ये बीमारी दिख रही है आपको, ये रहा आपका देखो इसोफेजियल अट्रेशिया, यहां इसोफेजियल अट्रेशिया है, इसोफेगस जो है वो नीचे कंटिन्यू नहीं हो रही है सर आपकी, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, क्या कॉज करेगी, ये भी एबनॉर्मलिटी कॉज करेगी। नेक्स्ट कंडीशन है सर आपकी एनेन्सेफेली। अगर बच्चा जो है आपका वो किससे सफर कर रहा है सर आपका,
एनएनसेफेली से सफर कर रहा है। सर एनएनसेफेली क्या होता है सर? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। एबनॉर्मल क्या हो जाए? डेवलपमेंट हो जाए सर आपका। जब एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाए किसका? ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाए, सो दिस कंडीशन इज कॉज क्या सर? एनएनसेफेली। सर इसमें क्या होता है सर? ये कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, इसमें बॉल्ट नहीं बनता, बॉल्ट नॉट फॉर्म। बच्चे का ये जो पार्ट है आपका वो बनता नहीं है, और जब ये पार्ट नहीं बनता तो साथ में बच्चे के, याद रखना, साथ में बच्चे के अंदर हाइपोथैलेमस में एबनॉर्मलिटी आती है सर। हाइपोथैलेमस जो होता है बच्चे का, उस हाइपोथैलेमस में क्या आती है? आपकी एबनॉर्मलिटी आती है। सर हाइपोथैलेमस क्या है? सर हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है आपका। कौन कौन सा हार्मोन? सर याद रखना, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। सर एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाता है, और दूसरा बनाता है ऑक्सीटोसिन। कौन बनाता है? ऑक्सीटोसिन। यहां लेना देना कौन से हार्मोन से है? एडीएच से, जिसे क्या बोला जाता है? वैसोप्रेसिन। सर एडीएच ऐसी कंडीशन में क्या होता है? लो लेवल देखा जाता है एडीएच का, लो लेवल देखा जाएगा एडीएच का। सर एडीएच क्या करता है? नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो डियर एडीएच क्या करता है? यूरिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। सर यूरिन को पास आउट नहीं होने देता, कम यूरिन पास होने देता है। अगर मान लो कम यूरिन पास होने देगा, उसी हार्मोन की कमी हो जाए, तो यूरिन फिर ज्यादा पास होगा, और ज्यादा यूरिन पास होगा सर, दैट टर्म इज नोन एज द पॉलीयूरिया। बच्चे में कौन सी बीमारी हो जाएगी? कौन सा सिम्टम आएगा? पॉलीयूरिया। अरे सर अब की बार क्या हो चुका है? स्वेलोइंग में दिक्कत नहीं है, लेकिन अब की बार यूरिन ज्यादा बन रहा है। यूरिन ज्यादा बनेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सो एडीएच आल्सो, लो लेवल ऑफ एडीएच जो है आल्सो कॉज पॉलीयूरिया, एंड पॉलीयूरिया फर्दर कॉज कि सर ये पॉलीयूरिया जो है आपका, ये आगे जाके क्या कॉज करेगा? बिल्कुल कंसाइज पॉइंट के अंदर लिख रहा हूं मैं आपका, क्या कॉज करेगा सर आपका? आप बोल सकते हो कि ये मदर के अंदर पॉलीहाइड्रो एमिनोज कॉज करेगा, पॉलीहाइड्रो एमिनोज कॉज करेगा सर आपका। इस बात को लिख देना, क्या कॉज करेगा आपका? पॉलीहाइड्रो एमिनोज। तो यहां अगर बच्चा एनएनसेफेली से सफर कर रहा है तो उसके अंदर हाइपोथैलेमस में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, और हाइपोथैलेमस में एबनॉर्मलिटी देखने को मिली है तो डियर एडीएच के अंदर एबनॉर्मलिटी मिलेगी, और एडीएच कम होते ही बच्चा पॉलीयूरिया से सफर करेगा, और जैसे ही यूरिन का अमाउंट बढ़ा, बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा आपका? आप बोल सकते हो बच्चे के अंदर या मदर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सर आपकी, सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है? अगर मान लो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, फॉलिक एसिड प्लस जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए सर आपका, तो न्यूरल ट्यूब जो है वो फ्यूज नहीं होती, प्रॉपर फ्यूज नहीं होगी सर आपकी। यहां मेनिंजियोसील और मेनिंजियोमायोसील वगैरह बीमारी होती है, आपका स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा वगैरह की बीमारी होती है। यहां क्या होता है सर आपका? ये रही आपकी ये बीमारी है, यहां ये रहा आपका सीएसएफ। ये सीएसएफ जो है रिस रिस के बाहर आता है सर, ये बाहर आता है, और किसके अंदर किसका अमाउंट बढ़ा देता है? एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ा देता है। ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन फिर भी किसके अमाउंट को बढ़ा देता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ा देता है। एंड दिस कंडीशन आल्सो कॉज मदर के अंदर सर पॉलीहाइड्रो एमिनोज। तो ये सारे कारण जो चल रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या कॉज कर रहे हैं डियर? आपके पॉलीहाइड्रा एमिनोज जो है आपका वो कॉज कर रहे हैं। तो यहां नेक्स्ट जो आपका डिफेक्ट है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। सर नेक्स्ट है सिस्टिक हाइग्रोमा के नाम से एक बीमारी होती है सर। सर सिस्टिक हाइग्रोमा क्या है? सर सिस्टिक हाइग्रोमा की अगर मैं आपसे बात करूं कि दिस इज ए डिसऑर्डर, कि सर ये आपका डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चे की नेक वाले रीजन के अंदर। सर बच्चे की नेक वाले रीजन के अंदर क्या बन जाते हैं? बल्ज बन जाते हैं। ये देखिए यहां बच्चे की नेक है, इसमें बल्ज का फॉर्मेशन हो गया सर। ये जो बल्ज का फॉर्मेशन हुआ है इसकी वजह से यहां बच्चे के अंदर क्या होता है? स्वेलोइंग एबनॉर्मलिटी आ जाती है। बच्चा जो है, बच्चे को निगला नहीं जाता, यानी कि ये इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। एक तो याद रखना ये लिम्फेटिक सिस्टम का डिसऑर्डर सर आपका। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो जाती है? ओवर ग्रोथ हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? तो आप याद रखना कि बल्ज बन जाता है अंडर द स्किन।
अंडर द स्किन में सिस्ट बन जाता है आपका, सॉफ्ट होता है सर आपका, और सॉफ्ट सिस्ट जब पीछे बन जाएगा तो बच्चे की गर्दन नीचे हो जाएगी और बिल्कुल यहां से बच्चा जो है आपका उसके अंदर क्या होगा, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी स्वेलोइंग के अंदर। तो दिस कैन कॉज आल्सो कॉज स्वेलोइंग एबनॉर्मलिटी। सर बच्चा निगलेगा नहीं तो अल्टीमेटली क्या दिक्कत होगी सर, उसके अंदर बच्चे में पॉलीहाइड्रोएमिनोज डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉज लिख लेना सर आपका कौन सा है, सिस्टिक हाइग्रोमा, जो आपका कौन सा कॉज है सर, इसके अंदर बल्ज बन जाता है, ये बल्ज बनता है। बल्ज कहीं भी बन सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन बल्ज जो बनता है डियर वो कहां बनता है, नेक वाले रीजन के अंदर। नेक्स्ट कॉज जो है आपका याद रखना डायफ्रामेटिक हर्निया। सर डायफ्रामेटिक हर्निया क्या है आपका, आपको पता है कि ये अगर मैं बताऊं आपको, ये दोनों इमेज से भी दिख रहा होगा आपका, ये नॉर्मल एनाटमी है सर आपकी। ये रहा डायफ्राम आपका डोम शेप, इसमें से होके कौन आ रही है सर, ईसोफेगस आ रही है बिल्कुल। और ईसोफेगस और डायफ्राम जो है बिल्कुल यहां क्या है आपका, पहले तो ये समझो हर्निया का मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गन अपनी कैविटी छोड़ के दूसरी कैविटी में चल जाए सर। मान लो ये स्टोमक है आपका, ये अपनी एब्डोमेन कैविटी छोड़ के थोरेसिक कैविटी में चला जाए, दिस हर्निया इज नोन एज द डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या होगा सर, यहां से ये जो ईसोफेगस का पार्ट है आपका थोड़ा स्लाइटली ऊपर चला जाएगा सर, स्लाइटली ऊपर चला जाएगा तो एक्चुअल में क्या होगा, ये रहा आपका कौन, ये रहा आपका डायफ्राम और ये रहा आपका स्टोमक। जब यहां से आपका ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, अब अगर मैं दूसरे ब्लैक कलर से बना रहा हूं उसका मतलब ये है कि डायफ्राम कहां चला गया आपका, ये कार्डिक स्फिंक्टर कहां चला गया, ऊपर चला गया। मतलब इससे थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ जाता है सर, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ जाएगा। और जैसे ही थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा बच्चे के अंदर क्या होगा, स्वेलोइंग एबनॉर्मलिटी आ जाएगी सर। डायफ्रामेटिक हर्निया से क्या होता है कि एक तो प्रेशर आता है सर ईसोफेगस पे, जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा ईसोफेगस पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही ईसोफेगस पे प्रेशर इंक्रीज होगा, अरे ईसोफेगस प्रॉपर प्रेशर में ज्यादा प्रेशर आ जाएगा ईसोफेगस पे, तो यहां बच्चे के अंदर क्या होगा, निगलने में दिक्कत होगी सामान को, अरे फ्लूइड को निगलने में दिक्कत होगी। और जब फ्लूइड नहीं निगला जाएगा सो दैट फर्दर कॉज की सर, ये फर्दर कॉज क्या करेगा आपके अंदर, मदर के अंदर हो जाएगा पॉलीहाइड्रोएमिनोज। तो सर कौन सी बीमारी, आपका डायफ्रामेटिक हर्निया। ये जो आपकी पूरी स्लाइड है ये इसलिए बनाई है कि टाइम कंज्यूमिंग, आपकी टाइम को बहुत बचा रही है सर यहां से, नहीं तो आपको अंदर से इमेज लेके आनी पड़ती, फिर वो सेट करनी पड़ती। तो आपको साथ साथ सारी चीजें बिल्कुल विद इमेज समझाई जा रही है सर यहां पे कि यहां क्या हुआ था कि जैसे ही ईसोफेगस थोड़ा सा ऊपर गया इसके अंदर हर्निया के अंदर, तो उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाता है। और प्रेशर इंक्रीज होगा तो आप बोलोगे कि क्या होगा, प्रेशर ऑन ईसोफेगस लगेगा और बच्चे के अंदर स्वेलोइंग एबनॉर्मलिटी क्या होगी, अराइज। और जब बच्चा निगलेगा नहीं तो धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा और मदर किससे सफर करेगी सर, आपके पॉलीहाइड्रोएमिनो से सफर करेगी। नेक्स्ट है सर प्लेसेंटल कोरियोएंजियोमा। ये कारण जो है आपका प्लेसेंटल कोरियोएंजियोमा का मतलब क्या है सर, यहां पे प्लेसेंटा के पास एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। प्लेसेंटा जो है आपका, उस प्लेसेंटा के पास क्या हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप हो जाती है सर। एबनॉर्मल आप बोल सकते हो बिनाइन ग्रोथ डेवलप होती है सर, एबनॉर्मल बिनाइन ग्रोथ डेवलप होती है। और ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है सर आपका। ये बोल सकते हो कि जो आपका ये जो कंडीशन है आपकी, ये क्या है आपका, मोस्ट कॉमन कैंसर है सर आपका। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर होगा आपका मोस्ट कॉमन। इसमें क्या होता है सर, प्लेसेंटा के पास ओवर ग्रोथ होने से, प्लेसेंटा के पास जो है ओवर ग्रोथ होने से प्लेसेंटा से कौन निकलती है, अम्लाइकल कॉर्ड निकलती है। उस अम्लाइकल कॉर्ड में क्या आता है, अम्लाइकल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आता है सर, अम्लाइकल कॉर्ड के ऊपर क्या आता है, प्रेशर आता है। और बहुत कम चांस है कि प्रेशर आने से क्या हो, आपकी अम्लाइकल वेन्स हो, सॉरी अम्लाइकल आर्टरी कंप्रेस हो जाए। कभी कभी क्या होता है, अम्लाइकल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है सर। अम्लाइकल आर्टरी कंप्रेस होंगी तो अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है, आपने फीटल सर्कुलेशन के अंदर पढ़ा होगा सर, ब्लड को लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अम्लाइकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और जब वो कंप्रेस हो जाएंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा बच्चे में से, बच्चे में से ब्लड को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो बच्चे में अमाउंट बढ़ता जाएगा ब्लड का, पॉलीयूरिया देखा जाता है। अरे हाइपर वॉल्यूमिया होगा उसकी वजह से, और हाइपर वॉल्यूमिया की वजह से क्या देखा जाएगा, पॉलीयूरिया। तो बहुत सिंपल बात याद रखनी है, अम्लाइकल आर्टरी अगर कंप्रेस हो गई तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर
हाइड्रो या फिर पॉलीयूरिया हो जाएगा। और पॉलीयूरिया जैसे ही यूरिन का अमाउंट बढ़ा वैसे ही क्या हो जाएगा सर आपका पॉलीहाइड्रो एमिनोज। तो कंडीशन कौन सी है आपकी, ये यहां दिख रहा होगा आपको, दिस एबनॉर्मलिटी इज नोन एज द, आप बोल सकते हो प्लेसेंटा के अंदर क्या है, बिनाइन ग्रोथ डेवलप हो सकती है। बिनाइन ग्रोथ जो है आपकी डेवलप होगी जिसे प्लेसेंटल कोरियो एंजियोमा के नाम से जाना जाता है। तो दिस कंडीशन आल्सो कॉज सर प्लेसेंटल आपका कंडीशन डेवलप करती है सर आपकी पॉलीहाइड्रोएमिनोज। नेक्स्ट जो आपका कॉज है सर इसका वो है एंटीनेटल वार्टर सिंड्रोम। कौन सा है सर, ABS, एंटीनेटल वार्टर सिंड्रोम जो है सर इसके अंदर क्या होता है, ABS के अंदर क्या होता है सर, लूप ऑफ हेनले पे। सर ये एक तो कॉन्जेनाइटल बीमारी होती है, कैसी होती है, कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है सर आपकी। कॉन्जेनाइटल डिजीज है सर, इसमें क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन। सर सोडियम और वाटर जो है आपका उसका रिटेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। जैसे ही सोडियम वाटर का रिटेंशन, साथ में कौन भी होता है, क्लोराइड होता है सर। जैसे ही सोडियम वाटर का रिटेंशन डिक्रीज हो जाता है, ये कॉन्जेनाइटल बीमारी है। जब बच्चे के अंदर होती है सर, ये बच्चे के अंदर होगी, और जैसे ही बच्चे का लूप ऑफ हेनले सोडियम और वाटर का एक्सक्रिएशन नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा सर, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज डिक्रीज द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की जगह क्या लिखोगे सर, आपका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा सर, अरे लूप ऑफ हेनले से जब एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो वो यूरिन बन के कहां पास आउट हो जाएगा, मदर के यूट्रस में, और क्या हो जाएगा सर उससे पॉलीहाइड्रो एमिनोज। क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रो एमिनोज। तो सर वाटर सिंड्रोम और आपका कॉन्जेनाइट एंटीनेटल वाटर सिंड्रोम है। कॉन्जेनाइटल वाटर सिंड्रोम क्या होता है सर, इसके अंदर एक्चुअल में लूप ऑफ हेनले जो है वहां कुछ सेल होती है सर आपकी, वो काम नहीं करती, जो क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन करवाती है। और रीएब्जॉर्प्शन जो करवाएंगी, जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम जो है आपका, सोडियम और वाटर का क्या नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा सर, उसकी वजह से देखा जाएगा कि मदर के अंदर पॉलीयूरिया, सॉरी बच्चे के अंदर पॉलीयूरिया हो जाएगा, और बच्चे के अंदर जैसे ही पॉलीयूरिया होगा मदर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा डियर, आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सर आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर कैसे पता लगाओगे वाटर सिंड्रोम में। सर वाटर सिंड्रोम वाले एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्लोराइड का अमाउंट ज्यादा मिलता है सर, इंक्रीज अमाउंट ऑफ क्लोराइड इन द वाटर सिंड्रोम। सर ये बात याद रखना, दिस इज आल्सो ए नॉर्मल एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, जहां क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे कारण अभी अपने पढ़े थे, ये सारे कारण, क्योंकि पॉलीहाइड्रोएमिनोज के बहुत सारे कारण होते हैं। पॉलीहाइड्रोएमिनोज जो है वो है सर आपकी, उसके बहुत सारे कारण होते हैं और उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सर। नेक्स्ट जो है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। सर एडवर्ड सिंड्रोम कैसे पॉलीहाइड्रोएमिनोज करेगा सर, इसके अंदर क्या होती है, ट्राइसोमी देखी जाती है 18 क्रोमोसोम की। सर ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम की देखी जाएगी, तो इससे क्या होगा सर, ऐसे बच्चों के अंदर सिंगल अम्लाइकल आर्टरी देखी जाती है, सिंगल अम्लाइकल आर्टरी देखी जाएगी। याद रखना, जैसे ही बच्चे के अंदर क्या होगा, ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम होगा, ऐसे बच्चों में क्या देखी जाती है, सिंगल अम्लाइकल आर्टरी। सर अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है समझिए, सर अम्लाइकल आर्टरी जो है आपकी, दो आर्टरी हैं, ये बच्चे के अंदर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। जब बच्चे के अंदर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि एक ही आर्टरी रहेगी, दो आर्टरी ज्यादा ब्लड को लेके आती है बच्चे में से, जब एक ही आर्टरी रहेगी तो बच्चे में से ब्लड कम आएगा, और बच्चे के अंदर से ब्लड कम आएगा तो बच्चा जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरवॉल्यूमिया। बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरवॉल्यूमिया हो जाएगा। और जैसे ही बच्चे के अंदर हाइपरवॉल्यूमिया होगा, बच्चा कौन सा सिम्टम शो करेगा आपका, सर पॉलीयूरिया शो करेगा। और जैसे ही पॉलीयूरिया नामक सिम्टम आया आपका, वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट कंडीशन आल्सो कॉज, कि अगर बच्चा जो है आपका वो सफर कर रहा है एडवर्ड सिंड्रोम से, सर बच्चा जो है आपका एडवर्ड सिंड्रोम से सफर कर रहा है, सर बच्चा जो है, देखो कारण क्या है डियर, आपका कारण है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम सर, एडवर्ड सिंड्रोम।
पॉलीहाइड्रोएमिनोज में अगर बच्चा एडवर्ड सिंड्रोम से सफर कर रहा है आपका, तो जैसे ही बच्चे में एडवर्ड सिंड्रोम हुआ, डियर दोबारा सुन लीजिए आराम से, बहुत सिंपल बातें हैं। जैसे ही एडवर्ड सिंड्रोम हुआ, एडवर्ड क्या होता है पहले तो ये पूछेगा, ट्राइसोमी 18 क्रोमोसोम इज नोन एज द एडवर्ड सिंड्रोम। जिन बच्चों में एडवर्ड सिंड्रोम रहता है उन बच्चों में एक अम्लाइकल आर्टरी होती है। मोस्ट कॉमनली कितनी अम्लाइकल आर्टरी होती है? एक। नॉर्मली कितनी रहती है? दो। एडवर्ड वार्डे में कितनी रहेगी? एक। अम्लाइकल आर्टरी का काम क्या है कि बच्चे में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना, बच्चे में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापिस लाने का काम दो आर्टरी को दिया गया है। दो आर्टरी लाएंगी ज्यादा ब्लड, लेकिन एक आर्टरी रहेगी तो एक आर्टरी कम ब्लड को लेके आ पाएगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्लड किसके पास रहेगा? बच्चे के पास। बच्चे के ब्लड ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो उस कंडीशन को बोलोगे हाइपर वॉल्यूमिया, क्योंकि बच्चे के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा। और हाइपर वॉल्यूमिया जैसे ही बच्चे के अंदर हो गया डियर, वैसे ही आप याद रखना, बच्चा के अंदर जैसे ही हाइपर वॉल्यूमिया हुआ, आपके फीटस के अंदर जैसे ही हाइपर वॉल्यूमिया हुआ, अब वो पॉलीयूरिया का सिम्टम शो करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी को तो एक्सेसिव अमाउंट में जो फ्लूइड है उसकी बॉडी में, उसे बाहर निकालना है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड, उस फ्लूइड को ये अम्लाइकल आर्टरी नहीं ले गई तो क्या हुआ? वो तो यूरिन के थ्रू निकाल देंगे, और जब वो यूरिन के थ्रू निकालेंगे तो डियर किसके पास जाएगा यूरिन? तो एमनियोटिक फ्लूइड के पास। और एमनियोटिक फ्लूइड के पास ज्यादा यूरिन जाएगा तो सर दैट कंडीशन इज नॉन एज द, दिस कंडीशन इज नॉन एज द कि पॉलीयूरिया। और पॉलीयूरिया से कौन बढ़ जाएगा डियर? आपका एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड। और बच्चे का तो कुछ नहीं गया डियर, आपकी मदर किससे सफर करने लग जाएगी? पॉलीहाइड्रोएमिनोज से। तो सर एडवर्ड सिंड्रोम वाली मदर जो होती है आपकी, उसके अंदर भी कौन सा सिम्टम देखा जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम से जिस मदर का बच्चा सफर करता है उस मदर के अंदर कौन सा सिंड्रोम देखा जा सकता है? कौन सी कंडीशन देखी जा सकती है? पॉलीहाइड्रोएमिनोज देखा जा सकता है ड्यू टू द पॉलीयूरिया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगर सर बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है। याद रखना, डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है सर? आपका ट्राइसोमी 21, 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होना। सर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में क्लेफ्ट लिप और पैलेट देखा जाता है। सर क्लेफ्ट लिप और पैलेट पढ़ा होगा आपने। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जो होते हैं उनके अंदर सिंगल पामर क्रीज मिलती है, फ्लैट नोज मिलती है, शॉर्ट हाइट मिलती है, मेंटल रिटार्डेशन मिलता है, वाइड सेट ईयर्स मिलते हैं। ये सारी कंडीशन आपने पढ़ी होंगी। यहां फोरहेड बड़ा मिलता है, बहुत सारी कंडीशन होती है उनके अंदर। तो उनके अंदर क्या होता है? साथ में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट मिलता है। लगभग ज्यादातर जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है ना, जिन बच्चों में ट्राइसोमी 21 होती है ना, उनमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। अब सर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट तो पहले ही पढ़ के आ चुके। सर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों के अंदर क्या होगा? सर स्वेलो करने में दिक्कत आ जाएगी। सर एमनियोटिक फ्लूइड को जब बच्चा स्वेलो नहीं कर पाएगा तो वो कहां बढ़ जाएगा? यूट्रस में बढ़ जाएगा। सर यूट्रस में बढ़ जाएगा तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? मदर सफर करेगी पॉलीहाइड्रोएमिनोज से। बिल्कुल सिंपल बात है डियर, आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर मदर में जो बच्चा जन्म ले रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो पॉलीहाइड्रोएमिनोज में, सॉरी वो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है, तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर क्लेफ्ट लिप और पैलेट ज्यादा देखा जाता है, और उसकी वजह से बच्चे स्वेलो नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से बच्चा जो है आपका यूट्रस में क्या डेवलप हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोएमिनोज। उसके बाद फीटल इन्फेक्शन। सर बच्चे में इन्फेक्शन है तो फीटल इन्फेक्शन आल्सो कैन कॉज, ये सर ये भी क्या कॉज कर सकता है? आल्सो कैन कॉज, आपका कॉज करेगा पॉलीहाइड्रोएमिनोज। क्या कॉज करेगा? पॉलीहाइड्रोएमिनोज कॉज करेगा। ज्यादा मोस्ट कॉमन नहीं है ये आपका, लेकिन फिर भी क्या कॉज करेगा सर आपका? तो आप बोलना इट इज आल्सो कॉज कि सर यहाँ ये पॉलीहाइड्रोएमिनोज कॉज करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर दो कारण क्या हो गए? और आपके डाउन सिंड्रोम हो गया, और सर दूसरा कारण जो है आपका वो फीटल इन्फेक्शन हो गया। सर नेक्स्ट दो कारण और आपके, सर मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मदर में मल्टीपल प्रेगनेंसी है, सर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन मल्टीपल प्रेगनेंसी कौन सी होती है? सर मोस्ट कॉमन मल्टीपल प्रेगनेंसी कौन सी होती है इंडिया के अंदर? तो सर मोस्ट कॉमन जो होती है वो ट्विंस होती है। सर आपका, सर दो बच्चे हैं, समझ रहे हो बात को? सर दो बच्चे हैं आपके, तो ज्यादा मात्रा में यूरिन बाहर आएगा, और ज्यादा मात्रा में यूरिन बाहर आएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा?
पॉलीहाइड्रोएमिनोज। सर 2 बच्चे हैं, दोनों से यूरिन ज्यादा मात्रा में निकलेगा, और सर यूट्राइन कैविटी तो एक ही है आपकी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा सर, आपका बोल सकते हो ऐसी मल्टीपल प्रेगनेंसी जहां यूरिन जो है वो ज्यादा बनेगा और एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट कैन कॉज आपका पॉलीहाइड्रोएमिनोज। उसके बाद सर नेक्स्ट सिम्टम है, और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। कौन सा सिम्टम है सर आपका, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, सॉरी कॉज है सर आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। सर ये पूरी की पूरी बीमारी है आपकी, सर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के नाम से पढ़ी होगी सर आपने। सर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, मदर जो है वो RH नेगेटिव होती है, मदर RH नेगेटिव होती है, बच्चा RH पॉजिटिव होता है सर आपका। बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए बता रहा हूं, पहली प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता सर आपका, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी भी कैसी हो आपकी, RH नेगेटिव हो और बच्चा जो है आपका RH पॉजिटिव हो सर। ऐसी प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चे की RBC के खिलाफ, याद रखना बहुत कंसाइज करके क्योंकि ये डिजीज सेपरेट है आपकी, सर बच्चे की RBC के खिलाफ मदर क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है सर। ये मदर एंटीबॉडी बनाएगी, और अगर ये एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में चले गई, बच्चे की बॉडी में चले गई, तो मदर की बच्चे की बॉडी में चली गई तो बच्चे की RBC को क्या कर देगी, डेस्ट्रॉय कर देती है। और जब बच्चे की RBC डेस्ट्रॉय होने लगती है सर आपकी, जिसे हीमोलाइसिस बोला जाता है, बच्चे की RBC डेस्ट्रॉय होंगी सर। कौन डेस्ट्रॉय हो रही है, RBC डेस्ट्रॉय होंगी उसके अंदर बहुत ज्यादा, तो कौन बनेगा सर, बिलीरुबिन बनेगा बच्चे के अंदर, बिलीरुबिन बनेगा उसके अंदर। तो आपको याद है बिलीरुबिन को ज्यादा बनेगा, बिलीरुबिन तो किस पे ज्यादा लोड आएगा सर, लिवर पे, और सर लिवर पे ज्यादा लोड आएगा आपका, समझा रहा हूं, बहुत अच्छी पैथोफिजियोलॉजी है आपकी। सर लिवर पे जब आपका लोड आएगा, किस पे लोड आएगा सर आपका, लीवर पे ज्यादा लोड आएगा, तो लिवर फेल हो जाएगा सर बच्चे का। और जैसे ही लिवर फेल होगा, बच्चे के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनती है, और जैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनेंगी तो बच्चे के अंदर कौन सा प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर, बच्चे में एडिमा हो जाएगा, और दैट फर्दर कैन कॉज कि बच्चे में क्या देखा जाएगा, पॉलीयूरिया। क्या देखा जाएगा, पॉलीयूरिया। तो यहां इस बात को समझिए कि कैसे आपकी RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का मतलब क्या है कि बच्चे की RBC डेस्ट्रॉय होना चालू हो गई है, इरिथ्रोब्लास्ट का नंबर ज्यादा बढ़ चुका है, प्रीमेच्योर सेल, इमेच्योर सेल का नंबर ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मैच्योर सेल को डेस्ट्रॉय किया जा रहा है। किसके द्वारा, मदर की एंटीबॉडी के द्वारा। कौन सी एंटीबॉडी पूछेगा सर आपसे, तो यहां एंटी-D एंटीबॉडी बनती है, एंटी-D एंटीबॉडी बनती है। यहां पे कौन से टाइप की होती है, ये IgG टाइप की होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन G टाइप की होती है। यहां मदर जो है नेगेटिव होती है, बच्चा जो है पॉजिटिव। पहली प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में IgM बनती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरी में कौन बनती है, IgG, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देगी और बच्चे के पास चली जाएगी, और बच्चे की RBC को बोलेगी कि तू मेरा क्या है, दुश्मन है, क्योंकि तेरे खिलाफ मैं क्या बना चुकी हूं, एंटीबॉडी। क्योंकि सर नेगेटिव वाला कभी भी पॉजिटिव को ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। पॉजिटिव वाला कभी भी नेगेटिव को नहीं कर सकता, लेकिन नेगेटिव वाला किसको कर सकता है, पॉजिटिव को कर सकता है। तो अगर एक मदर में RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के सिम्टम है और मदर में सेकंड प्रेगनेंसी है, उसके बच्चे के अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे से काम आएगी कि यहां पे क्या होगा, उसकी वजह से RBC का डिस्ट्रक्शन होगा, बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा, बच्चे के लिवर पे लोड आएगा, लिवर बोल देगा भाई मेरे बस की नहीं है, और नहीं है तो लिवर काम करना डियर फेल हो जाएगा। और जैसे ही लिवर फेल होगा आपका, वैसे ही क्या होगा, बच्चे में ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनेगी। प्लाज्मा प्रोटीन कौन बनाता है, लिवर, और सर एडिमा होगा, और एडिमा से कौन सा सिम्टम देखा जाएगा, पॉलीयूरिया। इसका मतलब मदर के अंदर
बच्चे से यूरिन ज्यादा निकलेगा, और बच्चे से जब यूरिन ज्यादा निकलेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत सारे कारण पढ़ लिया आपने, जैसे कि आपने सबसे पहले पढ़ा था सर किसके बारे में, कि क्या हो जाए, आपकी जीआई एबनॉर्मलिटीज हो, पढ़ा था क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के बारे में, गैस्ट्रोइसोफेजियल अट्रेशिया के बारे में, ड्यूडेनल अट्रेशिया भी होता है सर आपका, उसके बारे में भी आपने पढ़ा था। उसके बाद सर आपने और भी कारण पढ़े थे, और यहाँ आप जो कारण पढ़ रहे हो सर, वो कारण क्या है आपका, कि बच्चा जो है वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस से सफर करे। सर मैटरनल डायबिटीज, सर मदर किससे सफर कर रही हो, डायबिटीज से सफर कर रही हो। सर मदर जो है वो डायबिटीज से सफर कर रही हो, चाहे वो ओवर्ट टाइप की हो सर आपकी, चाहे आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो। सर इन दोनों में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा मदर के अंदर, मदर के अंदर किसका लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का, और ये ही ग्लूकोज किस में जाएगा, बच्चे में जाएगा। बच्चे में भी ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा, और बच्चे में भी क्या हो जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज लेवल के कारण डायबिटीज के सिम्टम आएंगे, डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम आने लग जाएंगे। सर कौन से सिम्टम होते हैं, सर 3P सिम्टम, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, क्योंकि वहां तो एक ही सिम्टम दिखाई देगा बच्चे के अंदर, तो आपको वो है पॉलीयूरिया। तो सर मदर अगर डायबिटीज है, मदर के अंदर अगर डायबिटीज डेवलप हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना, ओवर्ट हो चाहे गेस्टेशनल हो, यहां याद रखना कि ग्लूकोज का अमाउंट बच्चे में भी बढ़ेगा, और बच्चे में भी डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम आएंगे, और डायबिटीज मेलाइटस में पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सी आते हैं। तो यहां एक्चुअल में पॉलीयूरिया आने के कारण यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, और जैसे ही बच्चे से ज्यादा यूरिन निकलेगा, मदर के एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी क्या हो जाएगा डियर आपका, ज्यादा। सो दिस कंडीशन, मैटरनल डायबिटीज कंडीशन आल्सो कैन कॉज आपका, कि सर मदर में, बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो चुका है, पॉलीयूरिया डेवलप हो चुका है। और सर ड्रग एल आर्जिनिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका, ड्रग एल आर्जिनिन। अगर मदर जो है मान लो किसी भी कारण से हाइपरटेंशन से सफर कर रही है, सर प्रेग्नेंट मदर जो है वो हाइपरटेंशन से सफर कर रही है, उसमें गलती से आपने ड्रग दे दी एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन एक्चुअल में बीपी को कम करती है आपका। एल आर्जिनिन कैसी कैटेगरी की ड्रग होती है, वेजोडाइलेटर। कैसी होती है, वेजोडाइलेटर ड्रग होती है सर। वेजोडाइलेशन होगा सर आपका, सर वेजोडाइलेशन होगा तो यूट्राइन फ्लो बढ़ जाएगा सर, यूट्रस के पास आने वाला ब्लड जो है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही यूट्राइन फ्लो बढ़ेगा वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है आप बोल सकते हो कि शुरुआती अवस्था में कहां से बनता है, मदर के प्लेसेंट, मदर के ब्लड में से क्या होके आता है, एब्जॉर्ब होके आता है, मदर के ब्लड से निकल के आता है शुरुआती अवस्था में, इसलिए उसमें शुरुआती अवस्था में क्या बढ़ने लग जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट। तो ज्यादा याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कौन सी ड्रग है जो कॉज करती है पॉलीहाइड्रोएमिनोज, तो सर बताना बिल्कुल ड्रग एल आर्जिनिन। तो आपने बहुत सारी बातें पढ़ी थी डियर, अपन ने अब तक बहुत सारी बातें पढ़ी है आपका, सर आपने पॉलीहाइड्रोएमिनोज से पढ़ा है सर, डेफिनेशन से बात की है सर अपन ने कि क्या है सर, ये बात की थी अपन ने। उसके बाद सर एएफआई के बारे में बात किया था, एसडीपी के बारे में बात किया था सर आपका। उसके बाद अपन ने बात किया था कि कैसे क्लेफ्ट लिप और पैलेट आपका पॉलीहाइड्रोएमिनोज कॉज करता है, कैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल अट्रेशिया, और गैस्ट्रोइसोफेजियल अट्रेशिया के बाद दूसरा अट्रेशिया और लिख लेना ड्यूडेनल अट्रेशिया सर, ड्यूडेनम में अट्रेशिया हो जाना। अरे ड्यूडेनम में रुकावट आ जाएगी तो अल्टीमेटली बच्चा स्वेलो तो करेगा, लेकिन कब तक करेगा, जब ड्यूडेनम से आगे फ्लूइड ही नहीं जाएगा तो स्वेलो करेगा, एक टाइम आके रुक जाएगा स्वेलो करना, और स्वेलो करना रुक गया तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ड्यूडेनल अट्रेशिया आल्सो कॉज करता है सर आपका। उसके बाद सर ये एनेंसेफेली कॉज करेगा, यहाँ एडीएच की बीमारी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करता है, सिस्टिक हाइग्रोमा कॉज करता है सर आपका, डायफ्रामेटिक हर्निया कॉज करता है, ये आपका प्लेसेंटा के अंदर बिनाइन ट्यूमर कॉज करता है, ये भी कॉज करेगा। और ये आपका सर एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम रहे सर, फीटल इन्फेक्शन रहा सर आपका, ये आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रहा, ड्रग एल आर्जिनिन रहा सर। कौन सा रहा, एल आर्जिनिन। ये जो ड्रग है आपकी एल आर्जिनिन, इसको याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आपका आता है। तो ये सारे मैंने कौन से कॉज पढ़ाए थे, कुछ कॉज मैटरनल थे, कुछ कॉज फीटल थे, आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन कॉज तो इडियोपैथिक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज तो आपका फीटल कॉज है जो लगभग 20% कॉजेज लेके चलता है आपका।
उसके बाद आपको याद रखना है सर 2 टाइप का होता है पॉलीहाइड्रोएमिनोज। 2 टाइप से मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से इसे 2 टाइप में बांटा गया है सर। कौन कौन से टाइप में? वन इज द एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमिनोज। सर एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमिनोज की डेफिनेशन क्या होती है कि ये 28 वीक से पहले अपीयर हो जाता है। 28 वीक से पहले अपीयर हो जाता है और इसमें 3 लीटर से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड देखा जाता है। तो सर बताना ऐसे टाइप का पॉलीहाइड्रोएमिनोज, ऐसे टाइप का पॉलीहाइड्रोएमिनोज जिसके अंदर जो कि 28 वीक से पहले अपीयर हो जाए सर, 28 वीक से पहले अपीयर हो जाए और सडन हो सर। कैसा अपीयर हो? सडन, है ना, विद इन वीक्स में अपीयर हो जाए, सडन अपीयरेंस हो सर इसका। और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 3 लीटर से ज्यादा हो सर। अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन 3 लीटर इज कॉज एक्यूट टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रोएमिनोज। सर एक्यूट क्या है? जल्दी होना, तुरंत होना। एक्यूट मतलब है जहां एमनियोटिक फ्लूइड सडन बढ़ जाए, एक साथ बढ़ जाए। कुछ वीक पहले सही था, अब एक साथ उसका अमाउंट बढ़ गया और अब जब नापने गए, जब आप एसडीपी मेजर करने गए तो उसमें 3 लीटर से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट निकला सर। और ये आपका याद रखना, ये आपका 28 वीक से पहले पहले होता है सर। कितने वीक से? 28 वीक से पहले पहले। और याद रखना ये ट्विन प्रेगनेंसी में देखा जाता है। कौन सी प्रेगनेंसी में देखा जाता है? ट्विन प्रेगनेंसी में। और ट्विन प्रेगनेंसी में भी कौन सी में सर? मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। एक ही जाइगोट से 2 बच्चे बन रहे हैं सर। ऐसी प्रेगनेंसी के अंदर कौन से टाइप का पॉलीहाइड्रोएमिनोज ज्यादा देखा जाएगा? अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे डियर आप? कि सर एक्यूट टाइप का। और पूछे सर ऐसा पॉलीहाइड्रोएमिनोज जहां 3 लीटर से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड मिल रहा है। सर 2 लीटर से ज्यादा ही आपने पॉलीहाइड्रोएमिनोज बोल दिया, लेकिन यहां तो 3 लीटर से ज्यादा मिल रहा है सर। इसका मतलब है आपका इट इज एक्यूट। दूसरा होता है सर क्रॉनिक। सर क्रॉनिक टाइप का जो पॉलीहाइड्रोएमिनोज है ये आपका 28 से 32 वीक के बीच में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। तो सर इसके अंदर लिखना सीन बिटवीन 28 टू 28 टू 32 वीक। सीन 28 टू 32 वीक सर आपका। और दूसरा सर इसके अंदर लेस देन 3 लीटर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। इसके अंदर लेस देन 3 लीटर एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा। ये दोनों टाइप के अंदर डिफरेंस है सर। वन इज द एक्यूट टाइप और दूसरा है सर आपका क्रॉनिक टाइप। अब अपन बात करेंगे सर मदर के अंदर। आपने बात कर ली डेफिनेशन की, मदर के अंदर आपने बात कर ली क्या एसडीपी और आपकी क्या होती है आपकी एएफआई। आपने सारे कॉज पढ़ लिए, आपने सारे टाइप पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे क्लिनिकल फीचर की कि सर एक मदर जो पॉलीहाइड्रोएमिनो से सफर कर रही है उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर दिखाई दे रहे हैं। देखो सर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया। एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया तो एब्डोमेन कैविटी तो उतनी ही है, समझ रहे हो, माना कि स्ट्रेच हो रही है लेकिन है तो उतनी। अब एमनियोटिक फ्लूइड का जैसे ही अमाउंट बढ़ा, ये एब्डोमेन कैविटी मदर में ज्यादा स्ट्रेच हो गई सर। मदर में ज्यादा स्ट्रेच हो गई तो ये प्रेशर बढ़ गया। एब्डोमेन कैविटी का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर आपका। एब्डोमेन कैविटी का प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज। ये एब्डोमेन कैविटी का प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है सर आपका, इसकी वजह से जो आपका डायफ्राम है, ये डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया सर। कैसे शिफ्ट हो गया सर? ये आपके लंग्स है सर, एक मदर है उसके लंग्स हैं आपके, ये रहे आपके लंग्स। ये लंग्स किस पे रेस्ट करते हैं? डायफ्राम पे। ये नॉर्मल कंडीशन है, समझ रहे हो। और प्रेगनेंसी में तो वैसे ही डायफ्राम ऊपर जाता है क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट होता है नीचे एब्डोमेन कैविटी में। लेकिन अब तो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, ज्यादा एरिया चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड को फैलने के लिए, तो डायफ्राम बहुत ऊपर शिफ्ट हो जाता है। 4 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो जाता है सर। डायफ्राम ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो गया, नीचे पूरा एब्डोमेन आ गया, पूरा यूट्रस आ गया नीचे, ये लो, क्योंकि पॉलीहाइड्रोएमिनोज है। तो जब मदर इंस्पायरेशन करेगी तो क्या डायफ्राम प्रॉपर नीचे जाएगा? क्या नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे तो किसने स्पेस ले रखा है? आपके एब्डोमेन कैविटी में। और जब डायफ्राम नीचे नहीं जाएगा तो मदर में रेस्टलेसनेस और डिस्निया के सिम्टम आते हैं डियर। किसके सिम्टम आते हैं? रेस्टलेसनेस और डिस्निया के। तो सर पहली बात लिखना आप कि सर पहला सिम्टम लिखना कि जो मदर जिसके अंदर क्या होता है? पॉलीहाइड्रोएमिनोज होता है, वो किससे सफर करती है? उसके अंदर क्या होता है सर आपका?
तो सर ऐसी मदर के अंदर पहला सिम्टम लिखना, डिस्निया दिखाई देता है सर। डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग दिखाई देती है। दूसरा सर ऐसी में रेस्टलेसनेस दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है सर इसके अंदर? क्योंकि डायफ्राम जो है आपका, डायफ्राम जो है वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है सर आपका। तो पहला सिम्टम तो क्या रहा आपका, डिस्निया रहा सर, डिस्निया रहा। उसके बाद देखिए इस मदर के अंदर ऊपर ही ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ता, इस मदर में नीचे भी प्रेशर बढ़ता है। ये मदर के लेग है मान लो, अब इन लेग के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाएगा सर, और लेग में प्रेशर बढ़ेगा सर, यहां प्रेशर बढ़ गया सर, यहां से जो वेन ब्लड को लेके ऊपर आ रही हैं उन पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, और उन पे प्रेशर ज्यादा लगेगा तो वो वीनस ब्लड को नीचे से ला नहीं पाएंगी। तो पहला सिम्टम तो मैंने क्या बताया, डिस्निया, क्योंकि यहां प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा सिम्टम बता रहा हूं सर, इसमें क्या होगा, नीचे लेग जो है उन लेग के अंदर भी क्या हो जाएगा आपका, लेग के अंदर भी यहां इस रीजन के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, और नीचे से जो वीनस रिटर्न आ रहा है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। जब वीनस रिटर्न कई दिनों तक प्रॉपर नहीं आ पाएगा ना, तो वेन डायलेट हो जाती है एबनॉर्मल। क्या हो जाती है, डायलेट। समझिए इसे ऐसे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट को। ये सर आपकी कोई वेन है, इस वेन के ऊपर मैं यहां प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई कर दूंगा तो नीचे से ऊपर जो ब्लड जा रहा है उसको ज्यादा और प्रेशर से लगाना पड़ेगा तब जो ऊपर जाएगा। अब प्रेशर इतना जनरेट अगर नहीं हुआ तो वो ब्लड यहीं जमा रह जाता है, इसे बोलते हैं पूलिंग ऑफ ब्लड। इस पूलिंग के कारण ये जो है आपकी आर्टरी बेन जो है वो डायलेट हो जाएगी, और डायलेट होगी तो यहाँ वाल्व होते हैं वो वाल्व खराब हो जाएंगे, और मदर किससे सफर करेगी, वेरिकोज वेन से। किससे सफर करती है, वेरिकोज वेन से सफर करती है, जिसे स्पाइडर वेन भी कहा जाता है। तो पहला सिम्टम तो मदर के अंदर डिस्निया आएगा, और दूसरा सिम्टम जो है डियर वो लिखना आप, क्या आएगा मदर के अंदर, तो सेकंड सिम्टम इज योर कि मदर जो है वो वेरिकोज वेन से सफर करेगी। कौन सी वेन से सर, आपका वेरिकोज वेन से सफर करेगी। उसके बाद सर यहां ऊपर वीनस ब्लड नहीं जा पाएगा ना, तो वीनस ब्लड कहां जमा रहेगा, लेग में जमा रहेगा, और मदर के लेग में जब ब्लड जमा रहेगा तो मदर के लेग में क्या हो जाएगा, एडिमा। तो तीसरा सिम्टम लिखना सर, मदर किससे सफर करेगी वेरिकोज वेन के बाद, एडिमा से सफर करेगी। किससे सफर करेगी, एडिमा से सफर करेगी। उसके बाद यहां देखिए, यहां और सिम्टम क्या दिख रहे हैं, देखिए यहां आपको इसके अंदर और सिम्टम दिखाता हूं। ये एब्डोमेन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, इस एब्डोमेन की स्किन पॉलीहाइड्रोएमिनोज के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, और स्ट्रेच होगी स्किन तो साइनी कलर की दिखती है सर आपकी। कौन से कलर की स्किन दिखती है, कैसी दिखती है सर आपकी, साइनी स्किन दिखेगी। तो सर नेक्स्ट लिखना, मदर की स्किन कैसी हो जाएगी, साइनी स्किन हो जाएगी सर। सर चमकीली स्किन दिखेगी मदर के अंदर, साइनी स्किन दिखेगी सर इसके अंदर। उसके बाद अरे मदर जो है आपका, उसके बाद डियर याद रखना कि मदर जो है आपकी, उस मदर के अंदर क्या होगा, यहां पे ये एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ चुका है। मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये एक मदर लेटी हुई है सर आपकी, उस मदर में ये नॉर्मल क्या है आपका, नॉर्मल। यहां मैं दोनों का आपका कंपैरिजन करके बता रहा हूं, बिल्कुल डियर थैंक्स, कि यहां मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं आपको कि ये फीटस आपका क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है इस एब्डोमेन में। यहां नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है। दूसरा सर ये रहा आपका, एक इस एब्डोमेन में फीटस ग्रोथ कर रहा है सर, इस एब्डोमेन में फीटस ग्रोथ कर रहा है, ये रहा आपका फीटस। बिल्कुल सही बात है। अब आपको क्या करना है, मैं आपसे अगर ऐसा बोलूं कि दोनों के ऊपर पालपेट करके मेरे को फीटस के पार्ट पालपेट करके बताओ, तो जब आप इसको पालपेट करने जाओगे ना, तो यहां स्किन से और बच्चे के बीच की दूरी क्या है, कम है, तो बच्चा इजीली पालपेट हो जाएगा नॉर्मल के अंदर तो। लेकिन यहां पे बच्चा इजीली पालपेट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के बीच में और स्किन के बीच में दूरी क्या है, ज्यादा, क्योंकि यहां बीच में कौन भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है डियर आपका। तो जब आप इसे पालपेट करने जाओगे ना, तो बच्चे के फीटस के पाल्पेशन में फीटस के पार्ट पाल्पेट नहीं होंगे। ये आपका नेक्स्ट सिम्टम है डियर। नेक्स्ट सिम्टम क्या बताओगे कि जब आप बच्चे के अंदर पार्ट पाल्पेट करने जाओगे,
क्या पालपेट करने जाओगे? पार्ट पालपेट करने जाओगे। ऐसे डिफरेंशिएट करके मैंने बताया था आपको कि सर जब आप पार्ट पालपेट करने जाओगे तो डिफिकल्टी होगी। तो नेक्स्ट लिखना डिफिकल्टी इन फीटल पार्ट पाल्पेशन। फीटल के पार्ट जो है वो पालपेट नहीं होंगे। फीटल पार्ट पाल्पेशन में क्या होगी डियर? आपको डिफिकल्टी होगी। दिस इज ऑल्सो कॉज कि यहां क्या होगा आपका फीटल पार्ट पाल्पेशन के अंदर डिफिकल्टी। उसके बाद यहां एक साउंड सुनाई देता है सर, उसे बोलते हैं थ्रिल साउंड। क्या बोला जाता है? THRILL। थ्रिल साउंड क्या होता है सर? थ्रिल साउंड इसलिए सुनाई देता है कि एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है। एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा रहेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा ना डियर आपका तो साउंड सुनाई देगा। दिस साउंड इज नॉन एज द, कौन सा साउंड सर आपका? इस साउंड को बोलते हैं थ्रिल साउंड। तो वेरिकोज वेन, एडिमा, साइनी स्किन, डिफिकल्टी, थ्रिल साउंड, ये सारे क्या दिखाई देंगे सर आपको? ये सारे के सारे आपको यहां पे सिम्टम दिखाई देंगे। एक और सिम्टम सर आपका, एक और सिम्टम क्या है मैं बता रहा हूं आपको सर। मदर की गर्थ बढ़ जाएगी सर, मदर की एब्डोमेन की साइज बढ़ जाएगी। इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ। सर एब्डोमिनल गर्थ जो है, अरे एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो गया तो बच्चे की मदर जो है उसकी एब्डोमेन जो है उसकी गर्थ क्या हो जाएगी? ज्यादा। यहां इस डायग्राम के अंदर देखो भाई, इसका एब्डोमेन तो बिल्कुल कैसा लग रहा है? मटके जैसा। जब इसकी साइज को मापोगे ना तो नॉर्मल मदर में जितनी साइज आती है उससे क्या आएगी? ज्यादा आएगी। मान लो दो मदर हैं आपके पास, दोनों 32 या 37 वीक की प्रेग्नेंट है। इसके अंदर 100 सेंटीमीटर साइट आई है आपकी, 100 सेंटीमीटर मीजर किया है, और इसके अंदर जो है आपकी एक आपके जिसमें पॉलीहाइड्रोएमिनोज है उसमें 150 सेंटीमीटर आएगी। मतलब एब्डोमेन गर्थ जो होगी वो क्या हो जाएगी डियर? आपकी ज्यादा हो जाएगी। दीज ऑल सिम्टम आर सीन इन द पॉलीहाइड्रो एमिनोज मदर, की मदर में क्या रहेगा? पॉलीहाइड्रो एमिनोज रहेगा। एक और सिम्टम सर, मदर में नॉर्मल प्रेगनेंसी में लॉर्डोसिस होता है सर। मदर ऐसे चलती है क्योंकि आगे जो है कौन रहता है? एब्डोमेन। अगर मदर में पॉलीहाइड्रो एमिनोज हो गया तो एब्डोमेन और बाहर निकलेगा, और ड्यू टू द दिस फैक्टर की और बाहर निकलने की वजह से, मदर में और बाहर निकलने की वजह से किसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी? लॉर्डोसिस की। तो नेक्स्ट में लिखना सर इंक्रीज सीवियरिटी। सर लॉर्डोसिस मतलब क्या होता है? ऐसे बिल्कुल ऐसे चलना, लेटरल इस कर्वेचर का पीछे की तरफ झुक जाना क्या कहलाता है आपका? लॉर्डोसिस। तो इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ लॉर्डोसिस, कि सर लॉर्डोसिस जो है उसकी सीवियरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर दिस इज आल्सो ए कंडीशन जहां क्या सिम्टम दिखाई देगा आपको? पॉलीहाइड्रोएमिनोज के सारे क्या है आपके सिम्टम है। इनको आप बिल्कुल याद रख लेना, दीज आर द सिम्टम ऑफ पॉलीहाइड्रोएमिनोज। सर मैनेजमेंट क्या होगा? डायग्नोसिस तो यूएसजी है सर, अपन करके आए थे यूएसजी, उसमें एसडीपी चेक कर लो, एएफआई चेक कर लो, और बच्चे की मदर की एब्डोमेन गर्थ चेक कर लो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो। दीज आर ऑल द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस की कोई सेपरेट बात नहीं करनी है, यहां मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है सर आपका। मैनेजमेंट जो है उस मैनेजमेंट को याद रखना है सर। यहां दो टाइप का मैनेजमेंट होता है सर, यहां दो टाइप का मैनेजमेंट होता है। अगर आपसे पूछे सर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, कि व्हाट इज द मेडिकल मैनेजमेंट और व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, तो सर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन जो होती है आपकी वो क्या रहेगी? इट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन द पॉलीहाइड्रोएमिनोज। इंडोमेथासिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। इंडोमेथासिन जो है आपकी डियर क्या रहेगी? ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। कौन से कैटेगरी की होती है सर? इंडोमेथासिन जो है आपकी वो कैटेगरी जो है इंडोमेथासिन की वो कौन सी है? साइक्लोऑक्सीडेज इनहिबिटर, कॉक्स इनहिबिटर होती है सर आपकी। ये क्या करती है एक्चुअल में? प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को डिक्रीज करती है सर। इंडोमेथासिन क्या करती है? डिक्रीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को। सर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? वेजोडाइलेटर है सर, वेजोडाइलेटर है आपका। सर वेजोडाइलेटर कम हो जाएगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। देखो एक बच्चे में, एक मदर को आपने इंडोमेथासिन दी, मदर सफर कर रही है पॉलीहाइड्रोएमिनोज से, तो उसमें क्या होगा? उसमें आर्टरीज का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अगर मान लो रीनल आर्टरी का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए,
अरे बच्चे में ड्रग जाएगी और बच्चे में जाने के बाद वो रीनल आर्टरी का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दे, क्योंकि ये डिक्रीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन को और डिक्रीज करती है वेजो डायलेटर को, और किसको कॉज करती है सर, आपका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है सर। ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगी, और जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा इसके अंदर तो क्या होगा सर, बच्चे के अंदर रीनल आर्टरी का डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा सर। जैसे ही बच्चे के अंदर रीनल आर्टरी का डायमीटर डिक्रीज होगा, बच्चे की किडनी को ब्लड कम मिलने लगेगा, और किडनी को ब्लड जब कम मिलेगा तो बच्चे में यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा, और बच्चे में जैसे ही यूरिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ वैसे ही बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा सर, आपका ओलिगो यूरिया हो जाएगा, और ओलिगो यूरिया होते ही क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट वापस नॉर्मल आ जाएगा। तो ड्रग जो है आपको डियर वो याद रखनी है किसके बारे में, इट इज अबाउट इंडोमेथासिन, कि सर इंडोमेथासिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, और डोज पूछ ले तो बताना 1.5 से 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हो उसके अंदर कि 1.5 से 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से मदर को दी जाती है ये ड्रग। ये कौन सी कैटेगरी की होती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है सर, प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज करती है सर ये, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वेजो डायलेशन। तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज करेगी तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा सर, और बच्चे की रीनल आर्टरी का अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया ना तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की किडनी के पास ब्लड कम जाएगा, और जब बच्चे की किडनी के पास ब्लड कम जाएगा तो बच्चे का यूरिन कम बनेगा, और यही आप चाहते हो। आप दो ही बात चाहते हो, देखो अगर ईसोफेजियल अट्रेसिया वगैरह है तो उसे ठीक आप नहीं कर सकते, पैदा होने के बाद ही ठीक होगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करो, आप उसे इंडोमेथासिन दे दो ताकि उसकी किडनी जो है उनके पास कम ब्लड जाए, और कम ब्लड किडनी जो है बच्चे की वो 12 वीक पे काम करने लगती है। ये और लिख लेना सर, किडनी जो है वो 12 वीक पे काम करना स्टार्ट कर देती है आपकी। तो यहां ये बात आपको एज इट इज याद रखनी है कि इंडोमेथासिन क्या कॉज करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इंडोमेथासिन जो है उसका एक साइड इफेक्ट है सर आपका, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन लिखना सर आपका, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंडोमेथासिन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंडोमेथासिन। सर इंडोमेथासिन का साइड इफेक्ट क्या है तो बताना सर, प्रीमेच्योर क्लोजर, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टीरियस। कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियस जो है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियस क्या होता है सर आपका, इट इज ए ओपनिंग, इट इज ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ओपनिंग बिटवीन किसके बीच में सर, आपका पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और आर्टा के बीच में। बच्चा जब यूट्रस में होता है तो उसके लंग्स काम नहीं करते, इसलिए उसकी पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा जो है उसके बीच में क्या दी जाती है, आपका दिया जाता है, आप बोलोगे कि सर पल्मोनरी और आर्टरी और आर्टा के बीच में एक कनेक्शन दिया जाता है सर, आपका ओपनिंग दी जाती है, वो क्या रह जाती है, क्लोज रह जाती है। इसलिए यहां जो और इसके साथ ड्रग दी जाती है, आपकी पूछेगा सर इंडोमेथासिन के साथ कौन सी ड्रग दी जाती है, तो सर बताना इंडोमेथासिन के साथ एक दूसरी ड्रग दी जाती है जिसे बोलते हैं बीटा मैथासोन, बीटा मैथासोन दी जाती है आपकी, बीटा मैथासोन दी जाएगी। ये कौन से कैटेगरी की होती है सर, ये स्टेरॉइड होते हैं आपके, ये किस में काम आते हैं सर, आपके लंग्स मैच्यूरेशन में। किस में काम आएंगे सर, आपके लंग्स मैच्यूरेशन के अंदर काम आते हैं। किसके अंदर काम आएंगे, लंग्स मैच्यूरेशन के अंदर। तो बीटा मैथासोन इज द स्टेरॉइड कैटेगरी ड्रग विच आर वर्क फॉर द लंग्स मैच्यूरेशन। किसके लिए काम करेंगे सर, आपका लंग्स मैच्यूरेशन के अंदर। तो अभी तक जो आपने इस टॉपिक के अंदर डियर पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है आपका, एक तो पढ़ा है डेफिनेशन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोएमिनोज, दूसरा सर आपने पढ़ा है इसके बारे में इसके कॉज क्या है, बहुत डीप अपने कॉज के बारे में बात की है, हर एक कॉज को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सर आपने पढ़ा है किसके बारे में कि ये जो आपका इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, क्या एसडीपी होता है आपका, क्या एएफआई होता है आपका, और आप आपने मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है डियर। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एमनियोसेंटेसिस पढ़ेंगे और सर इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए डियर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।